जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। इनाया झूले पर बैठी थी। शाम हो चुकी थी। इनाया खुश थी और इमोशनल भी कि तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई और उसने पलट के देखा। अरमान खड़ा था हाथ में कॉफ़ी मग लिए। इनाया ने उसे देखा और झूले पर एक तरफ होकर बैठ गई ताकि अरमान को जगह दे सके। अरमान खामोशी से उसके बाजू में आकर बैठ गया। कॉफ़ी पियोगी? अरमान ने कहा तो इनाया ने उसकी तरफ देखा और फिर कॉफ़ी मग उसके हाथ से ले लिया। तुम्हारी कॉफ़ी? इनाया बोली तो अरमान हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानती हो मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और ये दूध वाली कॉफ़ी तुम्हारे लिए है, आखिर तुम्हें शुद्ध दूध की आदत जो है। अरमान ने उसे छेड़ते अड़ते हुए कहा तो इनाया हल्का सा मुस्कुराई और फिर कॉफ़ी का एक सिप लिया। बहुत अच्छी बनी है। किसने बनाई है? सरला आंटी ने। नहीं, अरमान अंकल ने बनाई है, खास इनाया आंटी के लिए। अरमान ने मस्ती भरे अंदाज में कहा तो इनाया खिलखिला उठी। अरे तो फिर अरमान अंकल को बोलना था न कि मेरे खड़ूस अवस्थी के लिए भी बना देते। इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाई है और आपने मिस कर दी। उद्धरण चिन्ह, मिस नहीं कर दी, इसी में शेयर कर लूँगा, अरमान ने कहा और उसके हाथ से कॉफ़ी मग लेकर एक सिप कॉफ़ी पी और वापस से उसे थमा दी। उसकी इस हरकत पर इनाया धीमे से शर्मा के मुस्कुरा उठी। इनाया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ एक सिप और लेकर अरमान को दिया। अब नहीं पीना, तुम्हारे लिए बनाई थी क्योंकि मैं जानता हूँ तुम थक गई होगी और आज थोड़ी इमोशनल भी थी तुम, इसीलिए शायद यहाँ बैठी हो अकेले में, अरमान ने कहा तो इनाया ने कॉफ़ी मग वही साइड टेबल पर रखा और अरमान की बाह को अपने हाथों से पकड़ उसके कंधे पर सिर टिका लिया। पता नहीं कैसी सिचुएशन है आरू, ना ही तो ठीक से खुश हो पा रही हूँ और ना ही दुखी। जैसे ही नानी माँ की कंडीशन याद आती है मन दर्द से भर उठता है और जैसे ही महसूस होता है कि हमारी शादी के फंक्शन चल रहे हैं, खुशी महसूस होती है। एक पल में दिल खुशी से झूम उठता है और दूसरे ही पल एकदम से ऐसा लगता है जैसे दर्द का गोला सीने में अटक गया हो। इनाया ने आंखें बंद करते हुए कहा और बंद आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। अरमान ने अपने दूसरे हाथ से उसके आंसुओं को पोंछा तो इनाया सीधी होकर बैठ गई। सॉरी यार, पता नहीं क्या ही मैग्नेट है तुम्हारे अंदर, तुम नज़दीक आते हो ना तो खुद को काबू नहीं रख पाती। ना जाने क्यों तुम्हारे अंदर वह कंधा ढूंढने लगती हूँ जिस पर सर रख कर रोने का दिल करता है। इनाया सीधे होकर बैठती हुई बोली तो अरमान ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम शादी से खुश हो ना? अरमान ने पूछा तो इनाया मुस्कुराए। क्या जानना चाहते हो, सच बोलूं या झूठ? उद्धरण चिन्ह, सच सुनना चाहता हूँ प्लीज़ इनाया, जो भी तुम्हारे मन में है सच सच कहना, अरमान बोला। सच कहूँ ना तो पहले मैं शादी के लिए राजी नहीं थी। तुम्हें मैं जानती नहीं थी, देखा नहीं था, समझा नहीं था, पर यहाँ आने के बाद धीरे धीरे समझा और समझ आया कि इतने भी बुरी नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ जिंदगी काटी जा सकती है और फिर अजय अंकल, श्वेता माँ, दादी दादू, आरोही, वह सब तो मुझे इतना प्यार करते हैं। और फाइनली नानी माँ चाहती हैं। नानी माँ मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरू, उनके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, फिर यह शादी क्या ही बड़ी बात है। और फिर मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ना ही तुमसे ना ही शादी से और ना ही इस घर में रहने से, तो कहना चाहिए कि मैं खुश हूँ, इनाया ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। अरमान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसका सर वापस से अपने कंधे पर टिका लिया। बाकी तुम बताओ, तुम खुश हो मेरे साथ इस बंधन में बंध कर? इनाया ने पूछा। मैं यह नहीं जानता इनाया कि मैं इस रिश्ते को कब एक्सेप्ट कर पाऊंगा, किस हद तक तुम्हें खुश रख पाऊंगा और किस तरीके से, और कब तक हमारा रिश्ता पूर्ण होगा और हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे। कितना टाइम लगेगा मुझे मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं थी मैं भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि यह रिश्ता होगा या मैं इस तरीके से एक अनजान लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। पर वही बात, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि रिजेक्ट किया जाए, और दूसरा मम्मी पापा की इच्छा और फिर नानी माँ की आखिरी ख्वाहिश। मैं भी इनकार नहीं कर सका, अरमान ने कहा। मतलब तुम खुश? इनाया बोल ही रही थी कि अरमान बोला पड़ा। पर इतना विश्वास दिलाता हूँ मैं तुम्हें कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इस रिश्ते को निभाने की और तुम्हें खुश रखने की। बस थोड़ा मेरा साथ देना और थोड़ा पेशेंस रखना इनाया। मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, समय आएगा तब तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और बस तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे समझना और मेरा साथ देना। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा रिश्ता जरूर मजबूत हो जाएगा। अरमान ने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा तो इनाया ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। विश्वास ही तो एक ऐसी चीज़ होती है जो दो लोगों को आपस में जोड़ती है, और मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ अरमान, और जानती हूँ मैं कि तुम मेरे विश्वास पर खरे उतरोगे। बाकी मैं भी तुमसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि हो सकता है पति पत्नी के रिश्ते में अभी मैं भी कंफर्टेबल ना रहूँ, क्योंकि मैंने भी अभी इस रिश्ते को इस तरीके से नहीं लिया था। हो सकता है कि मुझे भी थोड़ा टाइम लगे तुम्हें एक्सेप्ट करने में और कंफर्टेबल होने में।
पर मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैंने नानी माँ को वादा किया है कि मैं अपनी तरफ से रिश्ता निभाऊंगी और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ती। आज तुमसे भी वादा करती हूँ, तुम्हारी जो भी परिस्थितियों हो, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं समझने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी और जितना हो सकेगा तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूंगी। बस तुम मुझे बता देना। मुझे धोखा और झूठ बर्दाश्त नहीं होता अरमान, बस इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो जहां तुम्हें लगता हूं कि मुझे बताना जरूरी है तो मुझे बता देना, इस बात की फिक्र किए बिना कि मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। कई बार बातें खुद से बताने से या साफ साफ बताने से इंसान को तकलीफ ज़रूर होती है, पर वह एक्सेप्ट कर लेता है। पर कई बार चीज़ें इस तरीके से सामने आती है कि एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। इनाया ने कहा तो अरमान ने गहरी सांस ली और इनाया को देखा और फिर सामने की तरफ देखने लगा। कुछ समय का बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, फिर सारी चीज़ तुम्हारे सामने होंगी, पर इतना विश्वास रखना कि मैंने ना ही कोई गलती की है ना ही कोई गुनाह किया है, और तुम्हारे साथ मैं कभी भी कोई धोखा नहीं करूँगा और ना ही अब तक मैंने कोई गलत हरकत की है। बस एक बार विश्वास रखना मुझ पर कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। बाकी परिस्थितियां अगर मेरे फेवर में रही तो सब कुछ सही हो जाएगा। अरमान धीरे से बोला तो इनाया ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे विश्वास है तुम पर, इनफैक्ट मैं विश्वास करना चाहती हूँ तुम पर, हमारे रिश्ते पर, इनाया ने कहा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा विश्वास कभी कमज़ोर ना पड़े और तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी न टूटे, इस बात की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, अरमान बोला और इनाया के कंधे पर हाथ रख लिया। वही अपने रूम के बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठी नानी माँ उन दोनों को देख रही थी और ना ही तो उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही और ना ही उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। पर वह दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, एक दूसरे के कंधे से टिके हुए बैठे हैं, ये बात नानी माँ को समझ आ रही थी और उन्हें देखकर नानी माँ के चेहरे पर एक अलग ही चमक और सुकून था। उन्होंने वहीं से उन दोनों की एक पिक्चर ली और फिर श्वेता और अजय के पास आए। माँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? श्वेता ने नानी माँ को व्हीलचेयर खिसकाकर आते देखा तो तुरंत उनके पास आकर बोली। चाहिए कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ दिखाना था। तुम दोनों को डर था ना कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, रिश्ता होगा कि नहीं होगा। ये देखो, अभी 15 दिन पहले ही तो हमने शादी तय की थी और आज हल्दी की रस्म हुई और देखो किस तरीके से दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। इन दोनों को देखकर कोई कहेगा कि यह वही बच्चे हैं जो कुछ दिनों पहले कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे। देखो, इन दोनों के रिश्ते में मजबूती आने लगी है, दोनों के बीच बॉन्डिंग बनने में लगी है। नानी माँ ने खुश होकर कहा तो अजय और श्वेता भी मुस्करा उठा। वह तो होना ही था, आखिर हमारी इनाया लाखों में एक जो है, और अरमान भी समझदार है। हाँ, थोड़ा रूड हो जाता है कभी कभी, पर जो रिश्ते अपने हैं उसके उनके लिए हमेशा ईमानदार रहता है, वफादार रहता है और पोलाइट रहता है। श्वेता ने कहा, हम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और फिर मैं और श्वेता है ना माँ, हमने वादा किया है ना, हम हमेशा इनाया का ख्याल रखेंगे, उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अजय ने कहा, एक तुम दोनों का ही तो भरोसा है, इसलिए तो इतनी बड़ा डिसीजन लिया मैंने, वरना उन दोनों की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शादी कराकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पर अब मुझे तसल्ली हो गई है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ सहज है और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, नानी माँ ने कहा और फिर मुस्कुराकर वापस से उस फोटो को देखने लगी। उधर झूले पर बैठे हुए अरमान को जब काफ़ी देर तक इनाया की हलचल नहीं आई और ना ही उसने कुछ कहा तो अरमान ने गर्दन झुका कर देखा। इनाया उसके कंधे से टिकी हुई उसकी बाँह को थामे हुए सो गई थी। कितनी मासूम है ये लड़की और मैं सच में इसे चाहने लगा हूँ, इसे खुश देखना चाहता हूँ, बस ये जल्द से जल्द मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, अरमान ने खुद से ही कहा और फिर अपने फ़ोन खोलकर कुछ फ़ोटो और मैसेज देखने लगा। चेहरे पर राहत आ गई। थैंक गॉड कि उसे होश आ गया है, बस अब जल्द से जल्द उसे इंडिया लेकर आता हूँ और सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद सब कुछ इनाया को बता दूंगा, कोई विश्वास करे ना करें, पर मैं जानता हूँ इनाया मेरा विश्वास करेगी। हो सकता है मम्मी और पापा गुस्सा हो सकता है पापा ज़्यादा ही नाराज हो जाए सच्चाई जानने के बाद, पर मैं उन लोगों को भी सच्चाई बताकर उन्हें मना लूँगा। हाँ, मानता हूँ मुझसे एक भूल हुई, पर वह भूल इतनी बड़ी भी नहीं कि उसे माफ़ ना किया जा सके। अगर मजबूर ना होता तो अब तक भी यह बात है किसी से नहीं छुपाता, पर अब लगता है किसी से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी। जल्दी ही सब चीज़ ठीक हो जाएगी और मेरा और इनाया का रिश्ता भी। अरमान ने इनाया की तरफ देखा और धीमे से उसके माथे पर किस किया, फिर धीमे से उसे अपनी गोद में उठा लिया और घर के अंदर चल दिया। इनाया थकान के कारण वाकई में गहरी नींद में थी, पर फिर भी जब अरमान ने उसे गोद में उठाया तो उसकी नींद खुली और उसने आंखें खोलकर अरमान की तरफ देखा। कहाँ जा रहे हैं हम खडूस अवस्थी? इनाया ने कहा तो अरमान की आंखें छोटी हो गई। नींद में भी मेरा नाम बिगाड़ने से बाज नहीं आती तुम, अरमान बोला तो इनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके सीने से सिर टिका लिया।
अब जहां तुम ले जाओ जाने को तैयार हूं मैं खड़ूस अवस्थी, आखिर मेरे होने वाले पति जो हो तुम। इनाया बोली और वापस से गहरी नींद में चली गई। अरमान ने उसे ले जाकर उसके बिस्तर पर सुला दिया। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला कि श्वेता दिखाई दी गई, जो कि दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। वह मम्मी यह झूले पर ही सो गई थी तो मैंने सोचा यहाँ सुला देता हूँ। अरमान ने नजरें इधर उधर करते हुए कहा तो श्वेता ने मुस्कुराकर उसके गाल से हाथ लगाया। तुम्हारी होने वाली वाइफ है, परसों तुम दोनों की शादी हो जाएगी, इसलिए ना ही तो शर्माने की जरूरत है ना ही हेजिटेट होने की। कुछ गलत तो नहीं है अपनी वुड बी वाइफ की केयर करना। तुम केयर नहीं करोगे तो कौन करेगा उसकी केयर, बस हमेशा ऐसे ही इसका ख्याल रखना। श्वेता ने कहा। कोशिश करूंगा मम्मी, अरमान बोला। कोशिश नहीं, मैं जानती हूं तुम करोगे, तुमने हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है, एकदम परफेक्ट तरीके से, और अब मैं जानती हूं कि जब तुम पति बनोगे तो इस पति पत्नी के रिश्ते को भी बहुत अच्छे से निभाओगे। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर कि तुम हमेशा इनाया को खुश रखोगे, उसका साथ दोगे और हमेशा उसे चाहोगे। श्वेता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा तो अरमान ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसकी हथेली थाम ली। क्या वाकई में मम्मी आपको विश्वास है कि मैं सब सही कर पाऊंगा? कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने भी कोई गलती की होगी या मैं कोई गलती कर दूं? कभी ऐसा हो मम्मी कि आपको पता चले कि मैंने कोई गलती की है या आपसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई है, तो क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगी? अरमान ने कहा। पहली बात तो मुझे विश्वास है तुम पर, तुम रिश्ते को परफेक्ट तरीके से निभाते हो तो अपने और इनाया के रिश्ते को भी जरूर निभाओगे। रही बात ऐसी गलती करने की, तो हर इंसान गलतियां करता है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि तुमने कोई गलती नहीं की होगी या नहीं करोगे। हो सकता है तुमसे भी कोई गलती हो गई हो या आगे जाकर कोई गलती हो, पर मैं जानती हूं कि तुम कोई गुनाह नहीं कर सकते। गलती इंसान से होती है और मेरा बेटा गलती को स्वीकार भी करना जानता है और उसे गलती को सुधारना भी। रही बात इस बात की कि तुम्हारी कोई ऐसी गलती अगर मुझे पता चले तो मैं तुम्हें माफ़ करूंगी या नहीं करूंगी, तो ये तो बेटा गलती कैसी है और किस स्तर की है इस पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी गलती से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, किसी की ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उस गलती को बेशक माफ़ किया जा सकता है। पर अगर किसी की ज़िंदगी तबाह हुई हो, किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया हो या किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, तो फिर गलती माफ़ी के योग्य नहीं होती, वहाँ सज़ा मिलती है। फिर यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर इंसान के लिए यह बात लागू होती है। श्वेता ने कहा तो अरमान खामोश रह गया। वैसे तुम किस गलती की बात कर रहे थे? क्या गलती हुई है तुमसे ऐसी आरू? श्वेता बोली। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। वह आप लोगों को ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है ना मुझसे, इसलिए मैंने पूछा। बाकी अपनी तरफ से मैंने हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की है मम्मी, उन रिश्तों को भी निभाने की कोशिश की है जिनका अब अस्तित्व भी नहीं है, पर जहां मुझे महसूस हुआ है कि उस रिश्ते को मेरी ज़रूरत है, मैंने वहां साथ दिया है और रिश्ता निभाया है। आगे भी कोशिश करूंगा। और रही बात गलती की, तो मम्मी कई बार जाने अनजाने में इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जो गुनाह का रूप ले लेती है, जिससे कई लोगों की ज़िंदगी में बदल जाती है और कई लोगों को परेशानी भी होती है। पर अगर सब कुछ सही कर दिया जाए, सबकी ज़िंदगी में आए हुए बदलाव को फिर से नॉर्मल कर दिया जाए, तब तो माफ़ी मिल सकती है ना, अरमान ने कहा। तो श्वेता कुछ देर उसे देखती रही और फिर मुस्कुरा उठी। बिल्कुल मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए। गलती इंसान से होती है, पर भूल का प्रायश्चित करके अगर इंसान अपनी भूल सुधारता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, श्वेता ने कहा और मुस्कुराकर चली गईं। भूल हुई मुझसे और उस भूल को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही सब सही हो जाएगा। उसके बाद आप सबको सारी सच्चाई बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं पहले बताता तो शायद मुझे माफ़ी नहीं मिलती, बल्कि सज़ा मिलती। और मैं सज़ा से डरता नहीं हूं, पर पहले जो स्थिति मैंने बिगाड़ी है उसे सही करना भी तो मेरा ही फर्ज है ना, अरमान ने खुद से ही कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। वही श्वेता जो थोड़ा आगे बढ़ी थी, उसने पलटकर अरमान की तरफ देखा जो कि अपने कमरे में जा चुका था। आज की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने कोई बहुत बड़ी बात हम लोगों से छुपाई है? क्या गलती हुई है तुमसे? कहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया है जिसका बोझ तुम्हें इस तरीके से परेशान कर रहा है? और फिर तुम हमसे कुछ कहते क्यों नहीं? यह शादी प्रोग्राम से फ्री हो जाऊं उसके बाद तुमसे पूछती हूं कि क्या बात है, तुमने आज इस तरीके से बात क्यों की? आज की बातों से ऐसा लगा जैसे कहीं कोई बहुत बड़ी बात है जो तुम अपने सीने में दबाए हुए हो, श्वेता ने खुद से ही कहा और फिर नीचे जाकर बाकी की तैयारी में लग गई। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी, संगीत होना था और उसके अगले दिन शादी होनी थी। बहुत सारे काम थे करने के लिए और सरोजिनी और आरोही बराबर उसका साथ दे रही थी। आराध्या भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आ चुकी थी, तो वह भी श्वेता की पूरी मदद कर रही थी।
पर फिर भी काम काफ़ी थे और समय बहुत कम, तो श्वेता जी जान से सिर्फ और सिर्फ शादी की तैयारी में लगी हुई थी और इस समय उसकी ना ही तो सोचने की हिम्मत थी और ना ही उसके पास समय था कि वह अरमान की कही हुई बातों का मतलब निकाले और उन्हें सोचे समझे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो उसने सिर झटका और अपने काम पर लग गई। उधर देर रात इनाया की नींद खुली तो उसे याद आया कि वह झूले पर सो गई थी और किस तरीके से अरमान उसे रूम में लेकर आया। उसके चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पिलो को लेकर सीने से लगा लिया। आप बहुत क्यूट हो अरमान, सिर्फ चेहरे पर ही गुस्सा लिए रहते हो, बाकी ध्यान रखते हो आप और केयर भी करते हो। तभी तो मुझे गोद में उठाकर लाए। काश कि मैं उसे समय सो नहीं रही होती तो मैं देख पाती कि किस तरीके से आपने मुझे बाहों में उठाया। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या थे, मैं भी कितनी जल्दी हूँ। अगर मैं जाग रही होती तो वह खड़ूस मुझे गोद में उठाता क्या? इनाया ने खुद से ही कहा और अपने सिर पर चपत लगाए और वापस से आंखें भींच ली, पर यह खूबसूरत एहसास उसके दिल को गुदगुदा रहा था और इसी तरीके से अरमान के बारे में सोचते सोचते वह वापस से गहरी नींद में चली गई। अगले दिन मेहंदी का प्रोग्राम होना था और इनाया को भी उसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट था। मित्रों, अगला भाग जल्दी सुनते रहिए। डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा।